प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रथम अध्याय को और आगे पढ़ेंगे। इससे पूर्व जब हमने पढ़ा था तो उसमें वास्तविक संख्याओं को परिभाषित किया था और वास्तविक संख्याओं से संबंधित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा था, जिसकी सहायता से हमने संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करना सीखा था। साथ ही इसके बाद हमने देखा था कि यदि हम दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक HCF और LCM ज्ञात करते हैं तो उन दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये इससे पूर्व की जो क्लास थी उसमें आपको समझाया गया था। वास्तविक संख्याओं को जब हमने पढ़ा था तो हमने उसको परिभाषित किया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या रियल नंबर कहा जाता है। आज हम इसमें अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। ये आगे नहीं बढ़ा फिर। आज हम अपरिमेय संख्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ यह पहचान करेंगे कि किन स्थितियों में संख्याएं अपरिमेय होती हैं और उनकी क्या पहचान है। ये प्रश्नावली का ही एक प्रश्न है। प्रश्न अपने को दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ जब हम कर्णी 5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करेंगे तो यहाँ हमको विरोधाभास युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि हम कर्णी 5 को अपरिमेय संख्या यदि सिद्ध कर रहे हैं तो हमको यह मानकर चलना पड़ेगा कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा सोचकर हम पूरे प्रश्न को हल करेंगे और अंत में देखेंगे कि उसका क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो हम इसको हल करते हैं। मान लीजिए कर्णी 5 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। अब यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि हम इसको लिखेंगे कर्णी 5 बराबर P/Q। यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा और P/Q सह अभाज्य को प्राइम पूर्णांक हैं। इसका अर्थ यह है कि P/Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अर्थ ये हुआ कि यदि हम संख्या P और Q के अभाज्य गुणनखंड करें तो दोनों के ही जो समान गुणनखंड होंगे उनमें केवल एक ही ऐसा अंक होगा जो दोनों में होगा। ये सार्वनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे लिखेंगे कर्णी 5 बराबर P/Q। इसको आगे हल करने के लिए हम इनका त्रियक गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपका आएगा P बराबर कर्णी 5Q। और इसे आगे हल करने के लिए हम इसके दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो हम देखते हैं वर्ग करने के बाद कि ये आता है P² बराबर कर्णी 5Q का होल स्क्वायर। आगे हल करने पर हम देखते हैं कि P² बराबर आता है 5Q², या हम इसको पक्षांतर करके ऐसा भी लिख सकते हैं P²/5 बराबर Q²। इसका अर्थ यह होता है कि संख्या 5 के द्वारा यदि हम P² को विभाजित करें तो वह इसको पूर्णतः विभाजित कर सकता है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि यदि 5 P² को विभाजित करता है तो संख्या 5 P को भी विभाजित करेगा।
अब इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 5 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी होगा। पुनः हम आगे बढ़ते हैं और यह देखेंगे कि जिस प्रकार P का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, क्या Q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। इसके लिए हम पुनः P बराबर 5R, P बराबर 5R लेंगे। यहाँ R कोई पूर्णांक है। इसको आगे हल करने के लिए यहाँ हम फिर दोनों ओर वर्ग करेंगे, जैसे पिछली प्रक्रिया में हमने किया था। तो ये होगा आपका P² बराबर 5R का होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 5P² बराबर 25R²। यहाँ हमने P² का मान जो पिछले लाइन में ज्ञात किया था वह रख रहे हैं। तो ये होता है 5Q² बराबर 25R²। यदि हम यहाँ पक्षांतर करें तो ये इस रूप में आता है कि 5Q² बराबर 5Q² बटे 25 बराबर R² या Q² बटे 5 बराबर R²। यहाँ भी यदि हम देखें तो P² 5 से विभाजित होगा, अतः 5 के द्वारा Q² को भी विभाजित किया जा सकता है और 5 से Q को भी विभाजित किया जा सकता है। अब हमने जो पूर्व में P के लिए ज्ञात किया था कि P का एक अभाज्य गुणनखंड 5 हमको प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यहाँ हमको Q का भी एक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है जो कि 5 है। अब हम कह सकते हैं कि 5 वह संख्या है जिससे P और Q दोनों विभाजित हो रहे हैं, अर्थात 5 P व Q का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमने परिमेय संख्याओं में देखा था कि कोई भी परिमेय संख्या जब लिखी जाती है तो उसमें केवल और केवल एक ही अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अर्थात P और Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था एक। परंतु हम यहाँ यह देख रहे हैं कि P और Q के अभाज्य गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त 5 भी इनका अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि एक विरोधाभास है जैसा कि हमने माना था। अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न का आप कई बार जब अभ्यास करेंगे और ऐसे ही अन्य प्रश्नों को हल करेंगे तब इस विधि को पूर्णतः आप समझ पाएंगे। इसी से संबंधित एक प्रश्न को हम और हल करते हैं। यहाँ हमको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए हम वही विरोधाभास युक्ति वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर होगा P बटे Q, जबकि Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होगा और P व Q पूर्णांक हैं। अब हमको प्राप्त होता है P बटे Q बराबर 3 धन 2 कर्णी 5। यदि हम इसको और आगे हल करें तो पहले हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो हमको प्राप्त होगा P बटे Q
माइनस 3 इज इक्वल टू 2√5। इनको एलसीएम लेकर यदि हम माइनस करें तो हमको प्राप्त होगा P माइनस 3Q बटे Q बराबर 2^5। पुनः हम 2 का यहाँ से और पक्षांतर करें तो हम देखते हैं कि हमको प्राप्त होगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज इक्वल टू √5। यहाँ अगर हम देखें तो ये P माइनस 3Q अपॉन 2Q जो लिखा हुआ है यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ P और Q पूर्णांक हैं। परंतु इसके बराबर में जो कर्णी 5 लिखा हुआ है, हमने पूर्व में ऐसा सिद्ध किया था कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम यहाँ देखें दोनों को तुलना करके तो कर्णी 5 एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जबकि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यह भी एक विरोधाभास है। अतः दी गई संख्या 3 धन 2 कर्णी 5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये सिद्ध होता है कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगली प्रश्नावली में यदि हम देखें प्रश्नावली 1.4 में, तो यहाँ हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये ज्ञात करना सीखना है कि संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति, यह कैसे ज्ञात करें। अभी यदि हम सामान्यतः ये ज्ञात करना चाहें कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है, तो हमको हर की संख्या का अंश में भाग देना होता है और भाग देने के पश्चात हम यह ज्ञात करते हैं कि यह शांत है या अशांत आवृत्ति। लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। इसको कम समय में कम शब्दों में कैसे अपन ज्ञात करें, यहाँ यह सिखाया जा रहा है। अपन ये माने कि माना x एक परिमेय संख्या है, तब x बराबर P बटे Q होगा यदि Q हर का अभाज्य गुणनखंड हम निकालें और वह 2n इंटू 5n के रूप का है। इसको सरल शब्दों में ऐसा समझें कि यदि हमें कोई परिमेय संख्या दी है तो जो भी संख्या हर के रूप में हैं हम उनके गुणनखंड करें, और उनके गुणनखंड यदि हमें 2 और 5 के रूप में प्राप्त हों या केवल 2 के रूप में प्राप्त हों या केवल 5 के रूप में प्राप्त हों, जबकि यहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। पुनः एक बार मैं इसको कहूँ कि यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड करें और वह 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 के रूप में प्राप्त होता है, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन यदि हम Q अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें और वह 2 और 5 या 2n इंटू 5m के रूप में प्राप्त ना हो, अर्थात हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वह 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अन्य संख्या के रूप में आते हैं, तब ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपके सामने है, ज्ञात कीजिए निम्न का दशमलव प्रसार
शांत है या अशांत आवृत्ति। 3 यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 13/3125। यदि हम इसको हल करें तो यहाँ हर के रूप में हमको 3125 दिया हुआ है। हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सामने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। आप देख रहे हैं कि 3125 को पहले 5 से विभाजित किया गया है तो ये 625 प्राप्त हुआ है। पुनः 625 को 5 से विभाजित किया गया है तो यहाँ 125 प्राप्त हुए हैं। 125 को पुनः 5 से विभाजित करने पर 25 प्राप्त होता है और पुनः इसको 5 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ यह निकला कि 3125 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो ये 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 अर्थात 5 टू पावर 5 के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। तो हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है, अर्थात ये 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n के रूप का है। अतः हम ये समझ सकते हैं कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ आप प्रश्न हल करने में जो हमने 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n लिया है, यहाँ 2 टू पावर n को आप 2 टू पावर 0 समझ सकते हैं। शॉर्टली अगर हम कहें तो यहाँ इसके हर के गुणनखंड केवल 5 के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। अतः यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। पुनः हम एक और उदाहरण के द्वारा यदि इसे हम समझें तो अगला हम लेते हैं 17/8। यहाँ हर के रूप में हमको 8 दिया गया है। इस 8 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हम देखेंगे कि यह हमको 2 गुणित 2 गुणित 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, अर्थात हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। मैं पुनः आपको याद दिलाऊं कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 या 5 या केवल 2 या केवल 5 के रूप में यदि हमको प्राप्त होंगे तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह आपको दिया गया है 64/455। यहाँ हर के रूप में हमको 455 दिया गया है। यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो 455 को हमने पहले 5 से विभाजित किया तो ये 91 आता है। अब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, हमने इसको 7 से विभाजित किया तो 13 प्राप्त होता है। इस प्रकार 455 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो यह 5 गुणित 7 गुणित 13 के रूप में प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका जो हर है वह 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के रूप में नहीं है, अर्थात हर में 2 अथवा 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी हैं। अतः यह अशांत आवृत्ति कहलाएगा। तो ये शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव की पहचान हुई। अब हम इन दशमलव को और आगे प्रसार करने के लिए हल करेंगे। तो हम एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है शांत दशमलव परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना। अभी हम दशमलव प्रसार यदि ज्ञात करेंगे तो ये लंबी प्रक्रिया होगी, एक भाग प्रक्रिया के द्वारा हमको ज्ञात करना पड़ेंगे।
यहाँ हम एक छोटी सी विधि लेंगे जिसके द्वारा हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रश्न हम लेते हैं 13/3125 और यह देखने का प्रयास करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। प्रक्रिया वही है जो हमने अभी पिछले स्टेप्स में सीखी थी या पिछले प्रश्न में सीखी थी कि हम पहले जो भी हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम 3125 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह 5 के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। हम इसको लिखेंगे 13/3125 बराबर 13/5 के ऊपर 5 की घात, या हम इसको लिख सकते हैं 13/2 इंटू 5 अब यहाँ आगे हम दशमलव प्रसार निकालने के लिए देखेंगे। आपने पहले भी इस बात का अध्ययन किया है कि किन्हीं भी संख्याओं में 10 का, 100 का या 1000 का गुणा या भाग करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ हमें जो भी हर प्राप्त हुआ है उसे हम 10 की घात में पहले लिखेंगे। तो हर को 10 की घात बनाने के लिए हमें संख्या को 2 से गुणा व भाग करना होगा, अर्थात अंश और हर में 2 के ऊपर 5 की घात का गुणा करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमको प्राप्त होता है 13/3125 बराबर 13 गुणित 2 के ऊपर 5 की घात बटे 2 के ऊपर 5 की घात गुणित 5 के ऊपर 5 की घात। आगे यदि हम इसे हल करें तो हम देखेंगे कि यह आता है 13 गुणित 32 बटे 2 गुणित 5 के ऊपर 5 की घात। हल करेंगे तो 13 और 32 का गुणा 416 बटे 10 के ऊपर 5 की घात आता है, जैसे हम 10 के ऊपर 5 की घात को 0 के रूप में लिखेंगे। आपको पूर्व से ज्ञात है कि यदि हम किसी संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का या 10,000 का भाग देते हैं तो जितने हर में 0 होते हैं उतने ही अंकों के बाद अंश में दशमलव लगा दिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर में 5 0 हैं, अतः अंश में जो संख्याएं हैं उनमें इकाई दहाई से प्रारंभ करके 5 अंकों के पश्चात हम दशमलव लगाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 0.00416। यह इस संख्या का दशमलव प्रसार है। पुनः एक उदाहरण के द्वारा और हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं 17/8। यहाँ हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणित 2 गुणित 2। तो हमारी संख्या बनती है 17/2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 17/2 के ऊपर 3 की घात। यहाँ भी इसका हम दशमलव प्रसार यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो हम जो भी हर की संख्या है उसे पहले 10 के रूप में लाना चाहेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इसे लिखेंगे 17/8 बराबर 17/2 के ऊपर 3 की घात बराबर 17/2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 0 की घात। दी गई संख्या पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम हर को 10 की घात बनाने के लिए अंश और हर दोनों में 5 के ऊपर 3 की घात से गुणा करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें प्राप्त होगा 17/8 बराबर 17 गुणित 5 के ऊपर 3 की घात बटे 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 3 की घात। गुणा करने पर हल प्राप्त होगा 17 गुणित 125
बटे 2 गुणित 5 का होल क्यू, और इसे हम आगे हल करते हैं तो ये प्राप्त होगा 2125 बटे 10 के ऊपर 3 की घात। इसे शून्य के रूप में लिखने पर 2125 बटे 10,000 होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ हर में 3 जीरो हैं, अतः इस स्थिति में यदि हम भाग देते हैं तो यह हमें प्राप्त होगा 2.125, अर्थात 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो 2.125 होगा। इसी प्रकार इस प्रश्नावली में और अन्य सवाल दिए हुए हैं जिनका आप अभ्यास करके और इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभ्यास करें, समझें और हल करें। धन्यवाद।